Hello students, welcome. This is Vijay Kumar, your English guide. I'm back again on your channel, your English guide, with a new summary of a new lesson. This time I'm going to talk about the class 9 lesson number 4, supplementary lesson in the kingdoms of fool. प्यारे छात्रों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके अपने चैनल योर इंग्लिश गाइड पर। इस बार मैं क्लास 9 की सप्लीमेंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे लेसन 4 की, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसको अगर आप बड़े आराम से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिना किताब के, छोड़ दीजिए अपनी किताबें, फेंक दीजिए उनको एक तरफ, अलग रख दीजिए, और 10 मिनट आप मुझे दें। इस 10 मिनट में मैं आपको आपके फिंगर टिप्स से लेसन देने जा रहा हूँ फॉर द लाइफ लॉन्ग पीरियड। बने रहिए मेरे साथ में, मेरे वीडियो को अंत तक देखें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो ये कहानी क्या है इसके बारे में बता दूं, ध्यान से सुने, और इसको सुनने के बाद में आप अपनी लेसन को एक बार पढ़ें और क्वेश्चन देखें। आई एम श्योर कि वो आप बिना किसी भी हेल्प के, किसी गाइड, कुंजी, किताब, सप्लीमेंट के बिना ही आप अपने आंसर्स कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो लेसन का नाम है, मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये इसका पाठ का नाम है। इसका मतलब होता है मूर्खों के राज्य में। तो आपको पता चल गया होगा, कुछ आइडिया होने जा रहा होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हो सकता है कुछ बच्चों ने कहानी में पढ़ी होगी कि ये जो है अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी का इंग्लिश वर्जन है। इसमें होता क्या है, कहानी स्टार्ट होती है, एक राज्य है जहां पर एक उनके राजा और उसके मंत्री सभी मूर्ख हैं। उन्होंने निर्णय किया है कि वो राज्य चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे कैसे? बिल्कुल उल्टा। जो आमतौर पर लोग जो काम करते हैं वो उसके जस्ट अपोजिट करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सभी लोग दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हमारे राज्य में सब लोग दिन में आराम करेंगे और रात में काम करेंगे। जो भी काम है, दुकान खोलना काम करना, खेतों में काम, वो सारे काम रात में होंगे। और इस तरह का एक आदेश राजा द्वारा पारित कर दिया जाता है, और आदेश जारी कर दिया जाता है कि अगर कोई भी राज्य के व्यक्ति इस राजा के आदेश को नहीं मानेगा, उसको कठोर दंड दिया जाएगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और ऐसा सुनकर के सभी नागरिक भय के कारण जो है उसको आदेश को मानने लगते हैं, और वहां पर सब लोग उसी तरह करने लगते हैं। दिन में सब आराम करते हैं और रात को जैसी शाम होती है सब लोग जाग जाते हैं और अपना काम, दिनचर्या जो दिन में करना था वो करने लगते हैं। अपने आदेश की सफलता को देख करके राजा और मंत्री फूले नहीं समाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बड़े अच्छा हुआ ये सब। तो उस तरह से वो जो है खुश होने के बाद ऐसी चीजें चलती रहती हैं। अचानक एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उसका चेला, एक सन्यासी और उसका चेला उस नगर में आता है। वो दिन भर देखते हैं, घूमते रहते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि वहां पर कोई भी उनको नहीं मिल रहा है। सारी सड़कें सुनसान हैं, सब एकदम शांत है। कहीं पर उनको भूख लग रही थी खाने के लिए, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो रात जैसी शाम ढलने लगती है, अचानक होता क्या है कि सब लोग जो है जाग जाते हैं और दिन भर के दिनचर्या करने लगते हैं। और मजे की बात ये थी कि देखिए उन्होंने पशुओं को भी उन्होंने वहां पर उस तरह ही आदत डाल दी थी। पशु पक्षी भी वहां के इस तरह बिहेव करने लगे थे कि वो दिन में आराम करते थे और रात को जाग जाते थे। तो यहाँ पर जो है जैसे शाम होती है तो देखते हैं कि जो जीवन की दिनचर्या है, सब लोग जाग जाते हैं, अपने अपने काम करने लगते हैं। तो वहां पर वो गुरु और चेले जाकर के वहां पर एक दुकान पे जाते हैं, वहां सामान खरीदते हैं। तो वहां पर उनके जाकर के उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। होता क्या है कि जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां वो एक सारा जो भी सामान खरीदते हैं वो केवल एक ही मूल्य पर मिलता है। और वो जो पाठ में आपके मुद्रा बताई गई है वो डुड्डू है, यानी यहाँ पर उसमें एक सिक्के के बदले में आप चाहे केले खरीदो, कितने चावल खरीदो, कुछ भी खरीदो, सबका मूल्य क्या था? एक डुड्डू देना था। तो दोनों बड़े खुश हुए कि भाई यहाँ तो बड़ा सस्ता है, चीजें, बड़ा मजा आएगा यहाँ पर रुकने का। तो उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद लिया अपना, और उन्होंने खाया, एंजॉय किया। वहां पर तो बड़े खुश थे दोनों, गुरु और चेला। लेकिन गुरु जो है जब खा करके शांत बैठे और चिंतन उन्होंने किया तो उनको समझ में आया कि भाई ये तो जो है दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स एंड दिस इज नॉट ए गुड प्लेस, राइट प्लेस फॉर लिविंग। उन्होंने कहा भाई ये तो मूर्खों का राज्य है, नगर है यहाँ पर, और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने अपने चेले को ये बात बताई कि भाई देखिए अब ये जो है मूर्खों का राज्य है, और यू नेवर नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट, कि वो क्या कर दें। उनके राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं।
लेकिन चेले को क्योंकि वहाँ फ्री में, लगभग फ्री में और इतना सस्ता मिल रहा था, तो उसने वो गुरुजी से मना कर दिया कि गुरुजी मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, और आप भी चलो। लेकिन वो चेला वहीं पर रहने का निर्णय करता है और गुरुजी उसको वहीं छोड़ करके चल देते हैं। तो गुरु की बुद्धिमानी भरी बातों को चेले ने इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि मुझे यहाँ तो फ्री में घी चावल खाना पीना मस्त एकदम सब इतना सस्ता मिल रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगा, और गुरु उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो कहानी अब अगले मोड़ पर बढ़ती है। नेक्स्ट टाइम होता है क्या कि कुछ दिनों बाद एक दिन क्या है, एक चोर जो है एक व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है, वहां पर चोरी करता है और उसमें वो सेंध लगाकर दीवार तोड़ करके अंदर घर में प्रवेश करता है। जो वो चोरी का माल, जो लूट का माल है, लेकर के बाहर निकल रहा होता है, तो वो दीवार उस पर गिर जाती है। दीवार गिर जाती है तो वहीं वो जो है दीवार के नीचे दब करके मर जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है इंटरेस्टिंग तरीके में, देखिए इसको ध्यान से सुने इसको। आगे क्या हुआ भाई, तो उन्होंने क्या किया, उसके भाई ने जब देखा उसका जो चोर है वो मर गया, तो वो राजा के पास दरबार में शिकायत लेकर के पहुंचा। उसने कहा कि महाराज मेरे साथ जो है अन्याय हुआ है, मेरे साथ एक, और मैं आपसे न्याय मांगता हूँ। कहते भाई, उनसे राजा ने पूछा कि क्या हुआ, कि महाराज मेरा भाई जो है अपना पुश्तैनी काम कर रहा था, तो अचानक क्या उस पर दीवार गिर गई और जो है वो मर गया। और ये तो उसको, जिसके घर की दीवार इतनी कच्ची थी, उसने ऐसी दीवार क्यों बनाई, उसको मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, तो इसलिए उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो राजा, चूंकि आप जानते थे ही वाज द किंग ऑफ फूल्स, राजा जो था मूर्ख था और मूर्खों का राज्य था, तो उसने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, आपको न्याय मिलेगा। तो उसने कहा कि जाओ, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जा करके उस आदमी को पकड़ के लाओ जिसकी दीवार के नीचे दब करके इसका भाई मरा है। तो वो भाई इसको जा करके उस व्यापारी के यहाँ पहुंचे, सैनिकों ने उसे पकड़ करके जो है मर्चेंट को, व्यापारी को दरबार में पेश किया। उसने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या किया, कर दिया कि आपके घर की दीवार इतनी कमजोर बनी हुई थी कि आप वो गिर गई और एक बेचारा आदमी मारा गया, इसका दोष जो है आपके ऊपर है और आपको दंडित करना पड़ेगा हमें जो है, और आपको इसको सजा मिलेगी। तो व्यापारी जो है चतुर था, वो रहता था, राजा को जानता था, तो उसने तुरंत अपने मन में कहानी बनाई कि महाराज ये जो हुआ है मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। दरअसल ये जो दीवार थी मेरे पिताजी के टाइम में बनाई गई थी और उस समय तो मैं था ही नहीं, तो दोष मेरा नहीं है बल्कि उस ब्रिक लेयर का है, उस मकान बनाने वाले का है जिसने ये दीवार बनाई। अगर वो ढंग से मकान बनाता तो ना ये दीवार गिरती और ना ये आदमी मरता, तो मैं दोषी नहीं। तो राजा ने कहा बिल्कुल यार, ये तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है, जितना आसान हम सोच रहे थे वो नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी दोषी को सजा मिलेगी। उसने आदेश किया कि जाओ भाई, जा करके उस आदमी को जिसने दीवार बनाई थी उसको लेकर के आइए। अब वो सैनिक वहां पहुंचता है, वो देखता है जो ब्रिक लेयर है, मकान बनाने वाला है, वो बुजुर्ग हो चुका है, कांप रहे हाथ, झुर्रियों से भरा हुआ शरीर, लेकिन फिर भी उसको कांपते लाठी के सहारे दरबार में पेश किया जाता है। उससे दरबार में फिर से वही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपके बने एक दीवार से एक व्यक्ति जो है दब करके मर गया, आपने इतनी कमजोर दीवार बनाई, आप दोषी हैं और आपको सजा मिलेगी। तो उसने भी महाराज से कहा, प्रार्थना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि महाराज ये बात सच है कि वो दीवार मैंने बनाई थी, वो गिरी और वो आदमी मरा, लेकिन इसमें मेरा दोष कहीं भी नहीं है। अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं दोषी नहीं और दोषी कोई और है। कहते क्या हुआ, बताओ भाई आप कौन दोषी है। उसने कहा कि जिस समय मैं दीवार बना रहा था तो मैंने देखा कि एक यंग डांसर, एक नौजवान जवान लड़की जो है डांसिंग गर्ल, वो मैं गली में बार बार छम छम करती हुई आ जा रही थी, पैर पायल की आवाज से जा रही थी। तो जब मैं उसको देखा, मैंने उसको, तो मेरा ध्यान भंग हो गया। अब ध्यान भंग हुआ तो उसकी वजह से मेरे दीवार जो है वो इतनी मजबूत नहीं बन पाई और ये दीवार गिर गई। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी वो डांसिंग गर्ल है जिसकी वजह से भाई मेरा ध्यान भंग हुआ और वो दीवार कमजोर बनी। तो राजा ने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, और आप दोषी नहीं है, ये उस डांसिंग गर्ल की गलती है जिसकी वजह से आपका ध्यान भंग हुआ। तो राजा ने फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जा करके उस डांसिंग गर्ल को लेकर आओ। उसने कहा ब्रिक लेयर ने कि मैं जानता हूं कि वही पड़ोस में रहती है, तो आप जाओ उसको लेकर आओ और उसको आप सजा दें।
तो सैनिक अपने राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ उसको डांसिंग गर्ल को लेकर आओ। डांसिंग गर्ल जो है, जो उस समय जवान थी, अब एक बुजुर्ग महिला, बुढ़िया हो चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, वो बड़ी मुश्किल से वो वहां पर दरबार में पहुंचती है। दरबार में फिर से वही सवाल राजा उससे करता है कि भाई एक दीवार गिरी है और आप जो है आप दोषी हैं। अगर आप उस समय छम छम करती न जाती तो इसका ध्यान नहीं भंग होता, कमजोर दीवार नहीं बनाता, वो आदमी नहीं मरता। तो आप जो है, वो लेडी भी जो है बड़ी समझदार थी, उसने भी तुरंत एक कहानी अपनी तैयार कर ली, कहती महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे ध्यान भी आ रहा है कि हाँ ये आदमी दीवार बना रहा था और उस समय मैं जा रही थी तो इसने मुझे देखा था, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ महाराज, दोषी कोई और है इस। कहता कौन दोषी है, राजा ने पूछा। उसने कहा कि जिस समय मैं यहाँ आ जा रही थी मुझे ध्यान आ रहा है कि ये जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है यहाँ, उसकी वजह से ये सब हो रहा था। मैंने उसको अपने एंकलेट पाजेब बनाने के लिए दी थी, लेकिन जो है उसने मुझे कभी आज कभी कल रोज मुझे वो टहलाता रहता था और मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था, तो उसकी वजह से मेरी पायल जो है बजती थी, उसका ध्यान भंग होता था। तो दोषी मैं नहीं हूँ, अगर देखा जाए तो वो सुनार है, क्योंकि वो जो है अगर वो मेरा टाइम पे पायल बना देता तो उसको मैं पहन लेती और उसका ध्यान भंग नहीं होता, वो दीवार कमजोर नहीं बनाता, वो आदमी नहीं मरता। तो ये जो है उसका दोष है। तो उसने राजा ने कहा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन दोषी को सजा अवश्य मिलेगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाइए और सुनार को पकड़ के लाइए, जिसने ये सब किया है वही दोषी है। सैनिक तुरंत जाकर के सुनार को वहां पर लेकर आते हैं दरबार में। उस दरबार में आते ही राजा फिर पुनः वही प्रश्न करता है कि भाई आपकी वजह से एक दीवार गिरी और आप दोषी हैं, आपको मृत्युदंड मिलेगा। तो उसने भी कहा महाराज ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती किसी और की है। आप जानते हैं जो मेरे साथ, मैं मानता हूं कि मैंने बार बार इसको आने के लिए कहा, लेकिन उसका एक कारण है। ये जो डांसिंग गर्ल है, ये जब आती थी मेरे पास, मैंने उसको कहा था कि मैं आपकी पाजेब बना कर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक व्यापारी ने मुझे अपने घर में शादी के फंक्शन के लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिए थे। आप तो जानते ही व्यापारी लोग कितने अधीर होते हैं, बेचैन होते हैं। उसने कहा कि भाई मेरा पहले बनाओ, किसी और का काम नहीं करना है। तो इसलिए मुझे उसको बार बार अलग अलग समय देना पड़ता था और उस व्यापारी की वजह से ये सब हुआ है। और मैं दोषी नहीं हूँ बिल्कुल भी, दोषी जो है एक्चुअली वो व्यापारी है। तो उसने, राजा ने कहा बिल्कुल सही कह रहा, अब हमें उस व्यापारी को ही दंडित करना होगा। तो उसने उस व्यापारी को बुलाया, तो देखते हैं क्या है कि व्यापारी वही था जिसके घर की दीवार गिरी थी। तो घूम करके वहीं पर न्याय का चक्र जो है आ जाता है। अब हुआ क्या, उसने, राजा ने बोला कि भाई ये गलती तुम्हारी ही है, तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। उसने आदेश दे दिया उसने कि भाई जाओ और फांसी की तैयारी करो, इसको हम दंडित करेंगे। तो सब रासायनिक तुरंत जो है तैयारी करके ले आए और फिर फांसी पे लटकाने की जगह की तैयारी कर ली। लेकिन जब वो देखा व्यापारी जो है, उसने बहुत गिड़गिड़ा कहा कि भाई मेरे पिताजी जो है ना, उन्होंने किया ये सब। वो कहता ठीक है सब है, लेकिन आपको सजा जरूर मिलेगी, किसी ना किसी को तो फांसी पे टांगना ही पड़ेगा। अब चाहे आपके पिताजी ने दोष किया हो, गलती की हो, लेकिन सजा आपको जरूर मिलेगी। जब उन्होंने फांसी पे टांगने की तैयारी कर ली सब, तो देखा व्यापारी वो सूखा सा आदमी था, मतलब कमजोर था, बहुत बुजुर्ग था। तो राजा ने देखा कि यार मंत्रियों ने सलाह दी कि इसको टांगना ठीक नहीं है, हमने इतनी बड़ी मेहनत की है और ये सूखा सा आदमी उचित नहीं होगा, हमें कोई इसके लिए ना एक ताकतवर, क्योंकि हमने इतना पैसा खर्च किया है, और मोटा ताजा इंसान फांसी पे लटकाने के लिए चाहिए। तो राजा ने अपने सैनिक अपने राज्य में भेजे कि जाओ जो भी कोई मजबूत और मोटा ताजा सा आदमी हो उसे पकड़ के लाइए। तो राजा के सैनिक अलग अलग जगह पर उन्होंने देखा, लेकिन उनको कोई सही व्यक्ति नहीं मिला। अचानक जब वो वापस आ रहे थे, देखें तो आश्रम में उन्होंने देखा कि जो चेला है वो फ्री की और सस्ती चीजें खा खा के, घी और दूध और ये सब चीजें खा खा के एकदम सट मसन पहलवान हो रहा है। तो सैनिकों ने कहा कि यही सही आदमी, इसको पकड़ लो और यही इसको फांसी देनी है। तो उन्होंने जो है जा करके चेले को पकड़ा। चेला घबरा गया, उसने कहा कि मैंने क्या किया है? कहते तुमने क्या कुछ नहीं है, लेकिन यह जो कि हमें फांसी के लिए एक मोटा तगड़ा आदमी चाहिए, तो हम तुम्हें फांसी पे लटकाएंगे। तो वो घबरा गया, लेकिन सैनिक उसको पकड़ करके वहां ले आए, उसको लटकाने वाले थे। तो उसने प्रार्थना की राजा से कि मुझे नहीं मारो। तो उन्होंने कहा लेकिन नहीं, आपके साथ आपको दंडित किया जाएगा। तो उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया, उसका कि गुरु जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मूर्खों का राज्य है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, और आज मैं आपकी बात न मानने के कारण फंस गया हूँ, मुझे बचाइए। वो मन ही मन प्रार्थना करता है। गुरुजी जो है बहुत ज्ञानी पहुंचे हुए आदमी थे, विद्वान थे और उनके पास मैजिकल पावर थी। तो उन्होंने अपने गुरु की जो है
सॉरी अपने चेले की आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा कि अरे भाई मेरा चेला जो है खतरे में है, तो मुझे उनको बचाना चाहिए। गुरुजी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं तो राजा के पास वो कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जाकर के उन्होंने प्लानिंग के अनुसार उन्होंने प्लानिंग बनाई थी, अपने चेले के कान में जाकर के कुछ कहा और उसको डांटा कि भाई ये है। वो राजा समझा कि क्या चल रहा है। फिर उसने कहा कूद करके गुरुजी ने कि राजा साहब महाराज मुझे पहले फांसी दीजिए। चेला कूद करके सामने आया कि नहीं जी, गुरुजी को नहीं, पहले मुझे फांसी दीजिए। अब सब आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ये क्यों, क्या हो रहा है। तो उन्होंने राजा ने उससे पूछा कि आप मुझे बताओ ये क्या सीक्रेट है। कहता है आप, मैं बता तो दूंगा, गुरु जो चालाक थे उन्होंने कहा बता तो दूंगा, लेकिन आप किसी को बताएंगे तो नहीं। कहते नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो है मैंने सब ग्रह का और सब चीज़ों का विश्लेषण किया है, मुझे पता है कि जो व्यक्ति इस समय मरेगा, पहला जो व्यक्ति मरेगा फांसी पे चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो यहाँ का मंत्री बनेगा। ये सुन करके राजा ने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया और कहा, अपने मंत्री को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और हमें कुछ करना होगा। और उन्होंने क्या किया, अपना वेश बनाया रात को और जाकर के उन्होंने एक आदेश निकलवाया कि भाई उनको फांसी दे दी जाए। तो उनके वेश में दोनों गुरु चेले के वेश में वहां पहुंचते हैं, जल्लाद उनको फांसी दे देता है और वो बच जाते हैं गुरु चेला। अगले दिन देखते हैं, जब वो देखते हैं लोग, अरे बाप रे ये जब फांसी में से उनको उतारा गया तो राजा और वो हैं, तो राजा और वो तो मर चुके थे। अब वो जो है उनको आज़ाद किया गया गुरु और चेलों को जेल से, और वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप यहीं रुक जाइए और हमें राजा की और मंत्री की जरूरत है यहाँ इस राज्य को चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई हम यहाँ राजा नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ ये ठीक नहीं है, हम ये राज्य सही नहीं है। तो उन्होंने निवेदन किया कि नहीं आप बनो। तो उन्होंने कहा कि राजा बन सकते हैं हम लोग, ये मंत्री बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि ये जैसे ही हम चलाएंगे राज्य को, जो नियम हम बनाएंगे उससे आपको चलना होगा। तो सभी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली और इस तरह से वो गुरुजी राजा बन गए और शिष्य चेला बन गया, और वहां से उन्होंने वो सारे जो पुराने नियम थे समाप्त कर दिए और एक सही राज्य उन्होंने उसमें नियम बना करके चलाना शुरू कर दिया। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। इसको और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर आऊंगा आपके साथ, आपके अपने चैनल योर इंग्लिश गाइड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, एंजॉय करें और शेयर करें मेरे